अनम्यूट के इस विश्लेषण में स्वागत है। साल 2025 को समझने की शुरुआत जानते हैं इसी एक लाइन से होती है। ये सिर्फ एक तस्वीर का जिक्र नहीं है, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो हमें ये याद दिलाता है कि जब बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं ना, तो उसकी सबसे बड़ी कीमत मासूमियत को ही चुकानी पड़ती है। तो 2025 को दुनिया आखिर याद कैसे रखेगी? देखिए, ये एक ऐसा साल था जिसने हमें युद्ध, लीडरशिप और किसी भी देश के अपने संकल्प के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आज हम इसी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल ने आने वाले समय के लिए कैसी नींव रखी। तो हमारा ये सफ़र शुरू होगा गाज़ा में हुई उस मानवीय त्रासदी से। फिर वहां से हम समझेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो डील वाली पॉलिटिक्स है, उसने दुनिया को कैसे देखा। इसके बाद हम दो बड़े युद्ध, यूक्रेन और गाज़ा, की तुलना करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि भारत जैसी नई ताकतें कैसे तेजी से उभर रही हैं, जबकि जो पश्चिमी देश हैं वो एक अलग ही संकट से जूझ रहे हैं। तो चलिए एक एक कर इन सभी पहलुओं को समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है गाज़ा, जहां हमें नफरत की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत देखने को मिली। यहां पर देखिए, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नक्शों या समझौतों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी त्रासदी की एक जीती जागती हकीकत बन गई। देखिए, किसी भी तरह के विश्लेषण से पहले हमें उन लोगों को याद करना होगा जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में थे। वो गुमनाम चेहरे जो दो ताकतों के बीच बुरी तरह पिस गए। राजनीति और विचारधारा से कहीं ऊपर यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। अब सोर्स यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ की तरफ इशारा करता है कि हमास ने इस संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल कर रखी। जो लड़ाई पहले एक राष्ट्रवादी पहचान के लिए थी, उसे एक कट्टर इस्लामवादी रंग दे दिया गया। इस वैचारिक बदलाव ने इस विश्लेषण के अनुसार फिलिस्तीनी मुद्दे की जो नैतिक जमीन थी, उसे ही कमजोर कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या लंदन की सड़कों पर या अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जो विरोध प्रदर्शन हुए, क्या उन्होंने इस युद्ध को रोका? सोर्स का विश्लेषण साफ कहता है, नहीं। ये युद्ध किसी नैतिक दबाव से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोचे समझे राजनीतिक हिसाब किताब की वजह से खत्म हुआ। और हाँ, जब बात राजनीतिक हिसाब किताब की आती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अब उनकी विदेश नीति के उस अनोखे तरीके को समझते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई आदर्श नहीं, बल्कि सिर्फ लेन देन ही मायने रखता है। आप देखिए, अमेरिका की जो पारंपरिक विदेश नीति है, वो दशकों से विल्सन के आदर्श पर चलती आई है। मतलब दुनिया भर में लोकतंत्र और अमेरिकी मूल्यों को फैलाना। लेकिन ट्रंप का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। उनके लिए दुनिया एक बाजार थी और हर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सौदा। यहां आदर्शों की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ फायदे और नुकसान की बात होती थी। तो फिर ट्रंप ने गाजा युद्ध क्यों रुकवाया? सोर्स के मुताबिक इसके पीछे शांति की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक जरूरतें थीं। वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बचाना चाहते थे और नेतन्याहू को एक ऐसी जीत से रोकना चाहते थे जो आगे चलकर ट्रंप के लिए नुकसानदेह हो सकती थी। मतलब ये पूरी तरह से राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई थी। तो एक तरफ जहां गाजा का युद्ध राजनीतिक हिसाब किताब से रुक गया, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में एक और युद्ध चल रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हम 2025 को परिभाषित करने वाले इन दो संघर्षों, गाजा और यूक्रेन के बीच के गहरे अंतर को समझेंगे। ये दो युद्ध असल में दो अलग अलग हकीकतें दिखाते हैं। एक तरफ था गाजा का युद्ध, जिसे राजनीतिक फायदे के लिए एक तरह से जबरदस्ती रोक दिया गया, और दूसरी तरफ यूक्रेन का युद्ध, जो खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो किसी देश के अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। और इन युद्धों के पीछे जो नेता थे, उनकी मंशा भी बिल्कुल अलग थी। नेतन्याहू और ट्रंप, ये दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे थे, जबकि ज़ेलेंस्की एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आए जो अपना घर और अपना सम्मान बचाने के लिए किसी भी तरह के नैतिक समझौते से इनकार कर रहा था। सोर्स का ये कथन ज़ेलेंस्की के किरदार को बहुत अच्छे से समझाता है। वो दो महाशक्तियों के बीच खड़े एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक बन गए जो बस हार मानने को तैयार नहीं था। उनका संकल्प ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब हम कहानी का रुख करते हैं पूरब की ओर, जहां एक अलग ही तरह की शक्ति का उदय हो रहा था। यहां बात सिर्फ मिलिट्री या आर्थिक ताकत की नहीं है, बल्कि बात है राष्ट्रीय संकल्प की, और इसका नेतृत्व कर रहा था भारत। ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार क्या था? टैरिफ पावर, यानी व्यापार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना। उन्होंने इसके जरिए दुनिया को झुकाने की कोशिश की, लेकिन नई दिल्ली और बीजिंग के मजबूत राष्ट्रीय संकल्प के सामने इस ताकत की सीमाएं साफ साफ नजर आने लगीं। ये साबित हो गया कि कभी-कभी संकल्प शक्ति पर भी भारी पड़ सकता है।
और इसी संदर्भ में सोर्स प्रधानमंत्री मोदी की सफलता का विश्लेषण करता है। आलोचक अक्सर उनकी लोकप्रियता को बस हिंदू राष्ट्रवादी जादू कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ये विश्लेषण बताता है कि उनकी सफलता की असली वजह है देश की सामाजिक आकांक्षाओं के साथ उनका गहरा जुड़ाव। और शायद यही कारण है कि जब पश्चिमी नेता संघर्ष कर रहे हैं, वो मजबूती से टिके हुए हैं। और ये हमें हमारे अंतिम खंड तक ले आता है, यानी कि पश्चिमी लोकतंत्रों की स्थिति। यहाँ एक बहुत गहरा संकट नजर आ रहा है, जो सिर्फ लीडरशिप का नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने का भी है। चाहे लंदन हो, पेरिस हो या फिर अमेरिका, सोर्स एक ही तस्वीर दिखाता है। पश्चिमी नेता अपने ही लोगों से बहुत दूर हो चुके हैं। वे अपने समाज के गुस्से और उनकी ज़रूरतों को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, और ये दूरी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कुल मिलाकर 2025 ने हमें क्या बड़े सबक सिखाए, चलिए फटाफट देखते हैं। पहला, जियोपॉलिटिक्स में देशों का संकल्प उनकी आर्थिक ताकत से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। दूसरा, युद्ध का अंत अक्सर आदर्शों से नहीं बल्कि ठंडे राजनीतिक हिसाब किताब से होता है। तीसरा, लीडरशिप अब सिर्फ सौदेबाजी का नाम नहीं है बल्कि समाज से जुड़ने की एक कला है। और आखिर में, पुरानी विचारधाराओं की जगह अब प्रैक्टिकल समाधान ले रहे हैं। और हम इस विश्लेषण को इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। 2025 ने दुनिया के सामने एक आईना रख दिया है। अब जब हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, तो सवाल यह है कि लोकतंत्र किस तरह का नेता चुनेगा, एक सौदागर या एक समाज निर्माता? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, UN म्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।